कि ये होता क्या है सर CUET PG? एक ऐसी एग्जाम है जो आपको पीजी के लिए एडमिशन देती है। किस तरह से ये एग्जाम होता है? कि ये एग्जामिनेशन जो है वो NTA के द्वारा होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कि क्या इसकी क्राइटेरिया होगी, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट, ये भी नहीं पता होता। क्या वो एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, क्या इसकी कोई एज लिमिट है? फिलहाल के लिए तो कोई एक ऐसा एज लिमिट नहीं डाला गया। जो परसेंटेज क्राइटेरिया है 55% मिनिमम आपका जाना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश लहानकर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा इस दमदार पॉडकास्ट में, जहां पे मेरे साथ मौजूद है आपकी इंग्लिश फैकल्टी कुमारी कृतिराज मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा शॉर्ट में बट बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। तो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में बच्चों को देना चाहती हूँ। अगर इंग्लिश वाले बच्चे तो शायद जानते होंगे जो इस चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं, बट मे बी बहुत सारे बच्चे और नहीं जानते होंगे, तो मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि मैं हूँ कुमारी कृतिराज, मैं एक इंग्लिश फैकल्टी हूँ और इस चैनल पे और CUET PG वाला के पूरे कंटेंट पे अगर बात कर ली जाए तो मैं लिटरेचर और साथ ही साथ लैंग्वेज की क्लासेस लेती हूँ। हमारा बैच है समर्थ बैच, जो कि ऑन गोइंग है, एंड साथ ही साथ समर्थ 2.0 भी है हमारा। तो यहाँ पे हम बच्चों को जनरली CUET PG एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं और उसी के बारे में आज पूरी अच्छे तरीके से हमारा चर्चा होने वाला है। मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया, सर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर क्या पढ़ाते हैं और क्या उनकी कंटेंट है। सर जी नमस्कार मैम एंड थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ योगेश लहानकर, जैसे आप जानते हैं, और मैं एक हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ यहाँ। अभी तो हाल फिलहाल में हमने यूट्यूब पे आरंभ बैच का आरंभ किया था। वहाँ पे हम CUET PG 2026 की तैयारी करवा रहे हैं। समर्थ बैच भी चल रही है। अभी एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ भी अभी आपको मिल ही जाएगा कुछ दिनों में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CUET PG की, तो ऑब्वियसली आई एम अ हिस्ट्री फैकल्टी, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका लगभग 4 से 5 सेक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को दो गुटों में विभागना है, तो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो सेक्शंस कौन से हैं? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और वहीं अगर हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को 2 गुटों में बांट दें तो 5 सेक्शन हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक जो सिलेबस है हिस्ट्री का, वो मैं आरंभ बैच में यूट्यूब के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, और समर्थ बैच में जो एक पेड बैच है वहाँ पे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज इस पॉडकास्ट में मैं कुमारी कृतिराज मैम के साथ इसलिए आया हूं ताकि जो नए बच्चे हैं 2026-2027 को ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको CUET PG जो एग्ज़ाम है उसके बारे में पूरा पता चल जाए, एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, दे विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। देखिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और PG करना एक तरह से आजकल क्या बल्कि सिर्फ ट्रेंड है या फिर उसकी एकेडमिक नीड है, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे मैम। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, आपने PG कहाँ से किया है? सर, मैंने तो PG सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से किया है, और हमारे समय तो ये सारी चीजें होती भी नहीं थी। CUET PG एग्जामिनेशन वगैरह जो इधर 2-3 सालों का किस्सा ये चल रहा है। पहले तो सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने एग्जामिनेशन लेते थे, अपने अपने क्राइटेरियाज वो करते थे, जो भी उनका रहता था प्रोग्राम या फिर जो भी शेड्यूल रहता था उनका। लेकिन अब ये बच्चों के लिए काफी अच्छी बात हो गई है कि उन्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो स्टेट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो या फिर सेंट्रल हो। अब सब खजाना आपको जो है वो एक ही जगह मिल जाएगा, एंड दैट इज योर CUET PG। और बच्चों का एक जनरल रहता है कि मैम हमें तो ठीक है, हमें पता चल गया है कि भाई CUET PG क्या होता है, PG क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमें पढ़ना है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वगैरह वगैरह, ये बच्चों को पता रहता है। लेकिन सारी जानकारी बच्चों को पता नहीं रहती है कि क्या इसकी क्राइटेरिया होगी, क्या लीस्ट रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन का, कितने कट ऑफ जाते हैं, और क्या पूरा, जैसा आपने बोला कि ये जो भी 4-5 डिवीजन में अगर इसको बांट लिया जाए तो क्या इसकी पूरी क्राइटेरिया होती है एग्जामिनेशन फॉर्म से लेके आपका एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस तक। तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो आगे मैं कैरी ऑन करते हुए ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर, मेरे टाइम में तो मैं तो था ही नहीं, आपके टाइम में भी शायद नहीं था CUET PG, है ना? क्योंकि मैंने 2012 से लेके 2014 के बीच में मेरा PG किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे तब रहा करती थी। जब मैंने PG कंप्लीट किया उसी साल उसका नाम चेंज होके
सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हो चुका था। अच्छा। तो वहाँ पे ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने अपना पीजी किया है, पुणे की है, महाराष्ट्र में। और तब के ज़माने में मैंने एक्चुअली JNU, DU इनके एंट्रेंस भी लिखे थे। अच्छा। टिस का भी एंट्रेंस बाद में मैंने लिखा था। DU में सिलेक्ट हुआ हूँ, टिस में भी सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन कहीं गया नहीं, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स थे। लेकिन जी हाँ, सिलेक्शन वगैरह जो लेना पड़ा था, अलग अलग एग्जाम दे के, अलग अलग सिलेबस की तैयारी करके, उसकी एक कहते हैं ना हम लोग, वो मगजमारी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब दिमाग इतना खराब होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो, उसके अलग पैसे भरो, ये जो सारे प्रोसेस में तो जो दिमाग खराब होता है, लेकिन एग्जामिनेशन को समझने में भी उतना ही दिमाग खराब होता है बच्चों का, क्योंकि उन्हें कोई भी कंटेंट एक जगह पे मिल ही नहीं पाता है। बिल्कुल, ये कि अगर वो समझ जाते हैं कि चलिए ये एग्जामिनेशन क्या है, तो उनको समझने में दिक्कत होता है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। फिर अगर वो भी समझ जाते हैं कि चलिए मैं एलिजिबल हूँ, तो सिलेबस का क्या हो गया, हमारा सिलेबस हमें नहीं पता है। सिलेबस भी पता चल जाता है, वो पढ़ने भी लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि भाई एग्जामिनेशन देने के बाद का फिर क्या होता है, क्या हम कर बहुत बार ये भी होता है कि एग्जामिनेशन में ठीक है, चलो पता है MCQ है या डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अ स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट, ये भी नहीं पता होता। दैट इज आल्सो, तो उनको पता नहीं है कि किस तरह से फेस करे एग्जाम को। तो ये चीजें हैं। राइट। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। बहुत बच्चों को वेट करा लिया हम लोगों ने। एक जनरल इंट्रोडक्शन देते देते हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमने ले लिया, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। और पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ताकि बच्चों को, हमें आपको तो पता ही है, ताकि बच्चों को पता चल जाए। सर, पहला और सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये होता क्या है सर, CUET PG? CUET PG, एज द नेम सजेस्ट, इट इज एक्चुअली एक ऐसी एग्जाम है जो आपको पीजी के लिए एडमिशन देती है। इसका मतलब ये है जनरल लेवल पे कि अगर आपने अपना बैचलर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अगर आपको पीजी करनी है, तो उसके लिए अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस पर्टिकुलर एग्जाम के तहत आपको एडमिशन देंगी। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं भारत में जो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रही, या फिर उनका कुछ ऐसा डायरेक्ट एडमिशन नहीं है BA के आपके बैचलर्स के मार्क्स के ऊपर। ऐसा नहीं है, मतलब है ऐसी यूनिवर्सिटीज जो डायरेक्ट एडमिशन भी देती है, अपना अलग से पीजी के लिए एंट्रेंस भी करवाती है। लेकिन CUET PG का एक बहुत बड़ा महत्व यहां पे आ जाता है कि लगभग 180 से लेके 200 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हो जाती हैं। और फिर इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं वो भी बहुत ज्यादा है, 150 प्लस सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं पीजी करूंगा तो कौन से सब्जेक्ट में करूंगा, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है, बैचलर जब आप कर रहे हो, आपके पास 2 या 3 सब्जेक्ट्स का एक ये होता है, पूल ऑफ सब्जेक्ट्स। तो उसमें से आप, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको यह अलाउ करती है कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लो। ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका होता है कि आप CUET PG आपको 4 सब्जेक्ट्स में फॉर्म भरने की इजाजत देती है। 4 सब्जेक्ट्स, थोड़ी फीस ज्यादा पड़ेगी, पहले 2 सब्जेक्ट्स के लिए 1200 है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए 700 एंड 700 फॉर जनरल कैटेगरी, इस तरह से फी है। लेकिन फिर भी कंसिडरिंग कि आपको 4 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और इन 4 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देने के बाद उन स्कोर्स के ऊपर 180 से 200 यूनिवर्सिटीज में आपको पीजी करने का मौका मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आपका मेरिट अच्छा हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मगजमारी जो होती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके उनका फॉर्म भरो, उनका सिलेबस छान मारो, उसकी अलग तैयारी करो, फिर पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो टेंशन खत्म हो गया। यहाँ पे यानी कि अब बच्चों को जो है वो इधर जो भी रश चल रहा था कि वो यूनिवर्सिटी कैच करना है, उसको पकड़ना है, वो खत्म हो गया, ताकि बच्चे जो है वो सिंपल अपने सिलेबस पे, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दे, सिलेबस को समझे, उसके पूरे कंटेंट को समझे, और बस एग्जामिनेशन पे फोकस करे। बाकी का आप एग्जाम दे दो, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस होती है जो होती है। तो इसमें मैं एक समरी आपको देना चाहूंगी कि सर का ये कहना था कि CUET PG जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिसमें आपका 150 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये 150 सब्जेक्ट्स आपके लगभग 180 से लेके 200 यूनिवर्सिटीज कैरी ऑन करते हैं।
और सर क्या ये यूनिवर्सिटीज, जैसा कि हमारा अगर सीयूईटी का फुल फॉर्म ही देखा जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है हमारा, तो सर क्या इसमें हमारा बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे हमारे स्टेट में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नहीं, या फिर ज्योग्राफिकल, जैसा आपने बोला कि आपके साथ ज्योग्राफिकल कंडीशन था, मेरे साथ भी वही था भाई कि मैं ज्यादा दूर अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो ये बच्चों का रहता है कि हमारे स्टेट में तो उतना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नहीं, तो क्या सिर्फ ये सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ही टेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं, ये एक एक्चुअली मिथ है। बहुत अच्छा मतलब आपने क्वेश्चन पूछा है ताकि ये मिथ हम बस्ट कर पाए यहाँ पे। तो जब हम लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं आती, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, ऑब्वियसली डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती हैं, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो ऑब्वियसली ज्ञानदान का काम करती हैं, यानी एजुकेशन सेक्टर में एक्टिव हैं। तो सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एंड अदर इंस्टीट्यूट्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे एक्चुअली लिस्टेड है जी। और इसी वजह से ये लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। तो ऐसे में अब हम लोग ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस एग्जाम को समझने के लिए बच्चों को थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो मैम प्लीज आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो एग्जाम है इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या है और किस तरह से ये एग्जाम होता है, फॉर्म कब आते हैं और फॉर्म किस तरह से भरने होते हैं? जी, मैं बिल्कुल बता देती हूँ बच्चों को कि ये एग्जामिनेशन जो है वो एनटीए के द्वारा होता है और एनटीए ये एग्जामिनेशन साल में एक बार कंडक्ट कराती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चलिए भाई कि जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है सर जो साल में 2 बार ही होते हैं, जैसे यूजीसी नेट वगैरह की हो गई एग्जामिनेशन तो साल में 2 बार ही होती है, बट सीयूईटी पीजी फिलहाल के लिए आपका साल में एक बार ही एग्जामिनेशन होता है। एनटीए कंडक्ट कराता है। एनटीए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिस दे देता है दिसंबर में कि हाँ भाई दिसंबर में एक आपका पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जाता है जहाँ पे बता दिया जाता है कि हमारे फॉर्म इस समय आएंगे और वो पूरे शेड्यूल भी आपको बता देते कि इस समय फॉर्म आएंगे, यहाँ पे फॉर्म खत्म होंगे। फॉर्म जनरली आपका एंड ऑफ द दिसंबर से लेके स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आपका फॉर्म आ जाता है एंड देन वही फॉर्म भरने की ड्यूरेशन लगभग 1 महीने की रहती है। एंड ऑफ द जनवरी आपका फॉर्म भर के खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जब फॉर्म आप भर लेते हो, जो भी डिटेल्स होता है वो सारी डिटेल्स भर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बच्चों का हल्की सी दिक्कत हो जाती है तो करेक्शन विंडो आपका चालू होता है। करेक्शन विंडो जस्ट आपका 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद करेक्शन विंडो चालू होता है जिसमें आपको वो 2 से 3 दिन का समय देते हैं कि जो भी गलतियां आपने कर ली या गलत डॉक्यूमेंट्स आपने भर लिए तो वो डॉक्यूमेंट्स आप सुधार लो भाई। ये सारी अगर नाम में गलती कर दिया, एड्रेस में गलती कर दिया तो चलो वो सुधार लो, आपको मौका दी जाती है। फिर जब करेक्शन विंडो क्लोज कर दिया जाता है तो करेक्शन विंडो जब क्लोज होता है तो लगभग 1 महीना वो टाइम लेते, 1 से 1.5 महीना वो टाइम लेते, फिर आपका सिटी अलॉट कर दिया जाता है। यानी एडमिट कार्ड तो आएगा ही आएगा लेकिन पहले सिटी दे दिया जाता है कि भाई आपने जो भी प्रेफर किया था अपने सेंटर्स को तो सिटी आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। सिटी अलॉट हो जाता है तो 1 हफ्ते के बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है। एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन जो भी डेट है एग्जामिनेशन की, वो एग्जामिनेशन डेट से आपका 1 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट करवाते हो एडमिट कार्ड, फिर एग्जामिनेशन में आप जाते हो और एग्जामिनेशन में आप जाते हो ऑब्वियस सी बात है कि सारी एग्जामिनेशन में ये क्राइटेरिया होते हैं कि भाई सेंटर टाइमली पहुंच जाओ, 1 घंटा पहले एटलीस्ट आपको आ जाना है, आधा एग्जामिनेशन के आधा 1 घंटा पहले, बहुत सारे डिपेंड्स अपॉन सेंटर जो भी है। तो वो डोर क्लोज हो जाता है, आप एग्जामिनेशन देते हो एंड देन एग्जामिनेशन खत्म होता है, आप वेट करते हो। तो इसके आगे की प्रोसेस भी मैं बताऊंगी लेकिन क्योंकि अभी मैं एग्जामिनेशन पे थोड़ा रुकी हूं तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सर से पूछ लेती हूँ। सर ये जो एग्जामिनेशन है हमारा किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होता है? सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं एग्जामिनेशन या फिर डिफरेंट और भी, जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं कि जो सब्जेक्ट्स भी पूछते हैं साथ ही साथ रीजनिंग भी पूछते हैं, मैथ्स भी पूछते हैं, लैंग्वेजेस वगैरह भी वो पूछते हैं। तो इसका फिर क्या है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या पॉजिटिव मार्किंग है, वो सर आपको बताएंगे। जी तो मैम रियली थैंकफुल कि आपने इतने बढ़िया तरीके से दिसंबर से लेके एडमिट कार्ड के रिलीज तक पूरा का पूरा जो ब्यौरा है बच्चों के सामने रखा। कि एनटीए लेता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक सीबीटी है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब इस एग्जाम का अगर स्वरूप यानी नेचर अगर हम बात करेंगे
तो लगभग जो सारे के सारे मेंटल, मॉरल एंड सोशल साइंसेस यानी ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सारी लगभग भाषाएं भी आ जाती हैं और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। तो ऐसे कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जनरल एमबीए हो गया, एलएलबी हो गया, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। लेकिन एज फार एज सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इज कंसर्न, आपको सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो है जो सबको गौरनी है, सबको उसको ये करना है, CUET PG इज एक्चुअली इन इट्स नेसेंट स्टेज, इट्स स्टिल एन इन्फेंट। 2022 को ये एग्जाम सबसे पहले बार ली गई थी। इसके पहले ये जो थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मानी जाती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, 2021 तक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट थी। 22 के बाद क्या हो गया, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गई। तो उसमें क्या हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा स्टेट, डीम्ड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये सारे जुड़ गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, अब जब से NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेने लग गया है, तब से लेके आज तक बहुत सारे बदलाव हुए हैं जी। और 2025 का जो पैटर्न है वो मैंने अभी आपको समझाया कि 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। So there will be one question STEM and you will have 4 options, one will be correct। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि 4 में से लगभग 2 आंसर्स करेक्ट लगते हैं, उसमें से आपको जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो चूज करना होता है। क्वेश्चन पेपर इज यूजुअली अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, लेकिन हिंदी भाषिक बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 क्वेश्चंस में, हिंदी और अंग्रेजी, इन 2 क्वेश्चंस में कुछ गलती है और हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ अलग आंसर निकल के आ रहा है और अंग्रेजी वाले क्वेश्चन में कुछ अलग आंसर निकल के आ रहा है, तो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन जो है वो फाइनल माना जाएगा। तो इसकी वजह से जो हिंदी भाषिक बच्चे हैं, जो हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हिंदी में वो अपीयर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है एग्जाम लिखते लिखते कि नहीं यार इस क्वेश्चन में कुछ गलती है या फिर कुछ आड़ा टेढ़ा लग रहा है, झट से अंग्रेजी वाला देख लेना, बिकॉज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड फाइनल। आई रिपीट, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड फाइनल। अब ये वाला प्रश्न आपके लैंग्वेज में तो नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन अंग्रेजी के तो अंग्रेजी में रहेंगे, या फिर जो कोई भी आप लैंग्वेज चूज करोगे उसी में रहेंगे। जैसे हिंदी के तो सारे हिंदी में रहने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्स की बात करें तो 75 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो 300 का टोटल हो गया। इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, यस देयर इज नेगेटिव मार्किंग, तो आपका 1 मार्क काटा जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो CUET PG में काफी अच्छा है। आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, और जो रिस्क नहीं लेगा ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो कहते हैं ना, हाँ मतलब वो रिस्क है तो इश्क है, हाँ। वो वाली चीज है। यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे तो JNU जैसी यूनिवर्सिटी हाथ से चली जाएगी आराम से। ठीक है, तो कुल मिला के ये है, दिसंबर में फॉर्म्स आएंगे, जनवरी के एंड तक आप फॉर्म्स भरोगे, उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी। 4 सिटीज आपने इंडिकेट की थी अपने फॉर्म में, वो उसमें से एक आपको मिल जाती है, अमूमन पहली ही मिल जाती है। उसके बाद आप एग्जाम जाते हो। एग्जाम कौन लेता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेता है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 300 मार्क का पेपर होता है, 75 MCQs होते हैं, 4 मार्क्स ईच। अगर आप गलत करते हो तो -1। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम होती है। अब एग्जाम देने के बाद बच्चों को क्या एक्सपेक्ट करना है, उसके बाद की प्रोसीजर क्या होती है मैम, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें उसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वो बच्चों को बताती हूँ। तो सर ने तो एक तो बहुत अच्छे तरीके से वो सारी की सारी क्राइटेरिया आपको बता दी। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडअप करनी चाहती हूँ कि बच्चों को लगता है कि क्या वो एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए कि नहीं। एग्जामिनेशन लाइक बहुत सारे ड्रॉप आउट होते हैं, बहुत सारे अभी अपने ग्रेजुएशन में हो रहे होते हैं, लाइक अभी ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर होते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि मैम हमारा ग्रेजुएशन तो 4 ईयर का है, तो क्या हम 3rd ईयर में एलिजिबल है। कोई कुछ बोलते हैं सर मैम हमारा ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का है, तो क्या हम अपने 2nd 3rd ईयर में एलिजिबल है कि नहीं। तो इसका सिंपल है बच्चे, अगर आप ग्रेजुएशन, फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, लाइक आपने कंप्लीट कर लिया है,
पूरा आपको रिजल्ट भी मिल गया है, मार्कशीट वगैरह, डिग्री प्रोविजनल हो गया या फिर जो मेन डिग्री हो गया वो भी मिल गया है, तो भी आप एलिजिबल हो। फर्स्ट। सेकेंड, अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 4 साल के ग्रेजुएशन में अगर आप अपने थर्ड ईयर में थर्ड ईयर को कंप्लीट कर दियो, फोर्थ ईयर में हो, इन द सेंस कि आप अपने 7th एंड 8th सेमेस्टर में हो, तब आप एलिजिबल हो, यानी आप अपने ग्रेजुएशन खत्म करने वाले हो। फिर थर्ड आपका पॉइंट हो जाता है कि अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है तो आप अपने थर्ड ईयर में एलिजिबल होते हो, यानी आप अपने 5th एंड 6th सेमेस्टर में एलिजिबल होते हो। और क्योंकि ये फॉर्म हमारे सर आता है दिसंबर जनवरी में होता है, तो दिसंबर जनवरी में बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि 5th सेमेस्टर चल रहा होता है ना, और वो खत्म होने वाला होता है। बहुतों का होता है कि जनवरी में हमारा 5th सेमेस्टर खत्म हुआ, तो आप भर सकते हो। अगर आप सिंपल वे में अगर देखा जाए ईयर को यहाँ कैटेगराइज किया जाए तो अगर आप अपने लास्ट ईयर में हो तो आप भर सकते हो, अगर आप ड्रॉप आउट भी हो तो भी भर सकते हो। क्या इसकी कोई एज लिमिट है? फिलहाल के लिए तो कोई एक ऐसा एज लिमिट नहीं डाला गया कि अच्छा 18 से ऊपर के होने चाहिए या फिर 40 से कम के होने चाहिए, कुछ ऐसी एज लिमिट नहीं है यहाँ पे इस एग्जामिनेशन की। ना सर, आपका जो क्वेश्चन था कि आगे का क्या है इसका, तो आगे का मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन का तो पैटर्न आपने समझ लिया, एलिजिबिलिटी भी आपने समझ ली। एक चीज और मैं यहाँ पे एड अप करूंगी कि एक अपार्ट फ्रॉम एज और कौन से कैटेगरी में हो, क्या आप अपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप अपने लास्ट ईयर में हो, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे जनरल सर होते हैं एलिजिबिलिटी जो बच्चों को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि एक तो बहुत कॉमन है सारी यूनिवर्सिटीज में कि आपको अपने ग्रेजुएशन में 55% लाना है, यानी आपकी जो फाइनल मार्कशीट होगी 3 साल की ग्रेजुएशन की, 4 साल की ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, उसमें आपको 55% लाना ही लाना है। और ये मिनिमम एलिजिबिलिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी हो। हम लोग तो यही कह रहे थे कि 60% कम से कम लाने की कोशिश करो, 55 वगैरह ना एच पे रहने से कोई फायदा नहीं है। जी मैम। सर मैं अपने ही टाइम का बता देती हूँ कि हमारे जैसा सर ने बोला कि पहले सीयू सेट होता था, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उसमें नहीं थे, तो मैंने खुद जब एडमिशन लिया तो मेरे सामने एक बच्चा था जिसको 53% आया और उसकी एडमिशन रद्द कर दी गई, क्योंकि वो तो 55 के कैटेगरी में आया नहीं, वो उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाया। तो आपने 55 लाना ही है, मिनिमम है, बट अगर आप 60 से ऊपर लाते हो तो आप सेफ स्कोर में हो कि आपको 60 के ऊपर लाना है अपने ग्रेजुएशन में। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने हिसाब से वो डालती है ना। एक चीज है जो कि आपका फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और आगे जाके भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर करते हैं एज एन एलिजिबिलिटी। एक तो आपका सर 10th का मार्कशीट हो गया एंड 10th की डिग्री हो गई फर्स्ट, सेकंड 12th का मार्कशीट हो गया एंड 12th की डिग्री हो गई। ग्रेजुएशन की आपकी, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई। ये तो होता ही होता है आपका। अब एक क्वेश्चन जो इस बारी भी काउंसलिंग में मैंने देखा कि हर यूट्यूब के क्लास के कमेंट में मुझे आ रहा था और टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैम मेरी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगी क्योंकि मुझे तो मार्कशीट नहीं मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, हर यूनिवर्सिटीज अंडरटेकिंग जनरेट करते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी को भी पता है कि भाई मैं एग्जामिनेशन मार्च में ले रहा हूं, तो बच्चे की तो भाई फाइनल ईयर कंप्लीट होगी समवेयर अराउंड मई एंड जून में ही कंप्लीट होगी, 100%। तो फिर बच्चों को मार्कशीट कहां से आएगा फाइनल ईयर का? तो इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज अपने अंडरटेकिंग जनरेट करते अपनी अपनी वेबसाइट्स पे, और अंडरटेकिंग के फॉर्म आपने फिल करने होते हैं और जिसमें वो ऐसा दावा, मतलब कि ऐसा आपसे प्रॉमिस लेते हैं कि भाई आगे के एडमिशन जब हो जाएगी तो 1.5 से 2 महीने में आप मुझे रिजल्ट एंड मार्कशीट, जो भी मार्कशीट एंड डिग्री आप मुझे प्रोवाइड कर दोगे, तो वो भी आपको मिलता है, टाइम मिलता है। ये सारी तो कुछ कुछ चीजें हो गई। फिर अगर आप कास्ट में आते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कैटेगरी होता है, रिजर्वेशन होता है, ओबीसी हो गए, आप SC ST हो गए, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी मैं एकदम बच्चों को ये स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ कि आप कास्ट सर्टिफिकेट उस फाइनेंशियल ईयर का बनाना शुरू कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 2026 में बच्चे देंगे, तो आप क्या करना कि अपने कास्ट सर्टिफिकेट Feb मार्च में दे देना बनने के लिए, बनते बनते वो अप्रैल में आ जाता है तो वो आपको एडमिशन में कभी भी दिक्कत करेगा नहीं जी। अदरवाइज वो फिर एडमिशन में बहुत बच्चे वहीं पे छट जाते हैं कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, हालांकि अंडरटेकिंग जनरेट होता है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, लेकिन बच्चे छट जाते हैं वहां पे भी। तो अगर समराइज किया जाए तो क्या क्या एलिजिबिलिटी हो गई कि आपने क्या करना है,
कोई भी ईयर में आप रहे, लास्ट ईयर होना चाहिए या फिर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद क्या है कि आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन की नहीं है तो अंडरटेकिंग आपका चलता है। फिर 55% मिनिमम आपका जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और फिर अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर आप आर्मी ऑफिसर्स वगैरह के, तो वो उधर फिर आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। अब मैं थोड़ा ज्यादा यहाँ पे आपको, मतलब मैंने तो इन्फॉर्मेशन दिया, आप थोड़ा सा 2 पॉइंट्स में यहाँ पे जरा सा ऐड करना चाहूंगा अंडरटेकिंग के बारे में। बच्चों को ये ध्यान रखना है, अंडरटेकिंग में ये भी लिखा होगा कि अगर आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, क्योंकि रिजल्ट बाद में आ रहा है, बच्चों को डिग्री और मार्कशीट बाद में मिल रही है। अगर आपने सीयूईटी में टॉप भी कर लिया, पीजी के आपके एंट्रेंस में सीयूईटी पीजी में टॉप कर लिया, आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो आपके सब्जेक्ट में, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके मार्क्स जो है वो 55% से कम आ गए, आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, जो आपके एक फ्रेंड के साथ हुआ, आपने कहा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा एक बात ये भी होती है कि कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा कास्ट वैलिडिटी भी होता है और ओबीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट्स है ना, आप देखिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये जो है ये एक बार ही निकलते हैं, एक बार ही आप इसको जनरेट कर पाते हो। जो ओबीसी का जो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है, ये आपको इस चालू ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है। तो ये जो सारी बातें हैं आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम अच्छे दोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे, अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा, फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर कहीं एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा कि मैंने तो मेहनत किया लेकिन मेरा 1 साल बर्बाद चला गया, मुझे अब फिर अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। अब सर ने, जैसा आपको तो एक नॉलेज सर ने दिया कि 75 क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब क्या ये 75 क्वेश्चंस आपने 3 घंटे में करने होते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले था कि आपका जो है अच्छा खासा टाइम दिया जाता है कि बच्चे आराम से कर लेते थे, लेकिन कंपटीशन बढ़ गई है, फॉर्म भरने लग गया है, एप्लीकेंट्स भरने लग गए हैं, हर साल भरने लग गए हैं। तो अब इस टाइम को रिड्यूस करके 90 मिनट्स कर दिया गया, यानी 75 क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा में आपको ये एग्जामिनेशन देना रहता है। ये टाइम की है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, कंस्ट्रेंट है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है पहले वाले जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है वो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आना बंद हो चुका है। अब मैं हिस्ट्री के लिए बात कर सकता हूँ, असर्शन रीजन आते नहीं है, 2 स्टेटमेंट पढ़ के झट से आंसर नहीं आएगा, 4-4 स्टेटमेंट देंगे, कौन से सही है बताओ बोलेंगे। तो क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर तय करने में आपको टाइम लगेगा। तो ये टाइम बहुत जनों को अभी एक्चुअली में थोड़ा सा कम लगने लग गया है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जो आपने मुझे बताया, मतलब बच्चों को बताया कि बच्चों को ऐसा अलाउ है कि वो 4 सब्जेक्ट्स के फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बच्चों का कंसर्न है कि मैंने तो 4 सब्जेक्ट के फॉर्म भर दिए, अब एग्जामिनेशन कहीं ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट का एक ही दिन में पड़ जाए, लाइक 2 सब्जेक्ट एक दिन में एग्जामिनेशन, ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं, क्योंकि सीयूईटी को पता है ना, अगर 150 सब्जेक्ट्स उन्होंने दिए हैं तो वो ऐसे कैसे करेंगे कि कोई 2 सब्जेक्ट क्लैश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग डेज के ऊपर ये एग्जाम्स होते हैं। अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म भरा है तो 4 बार अलग अलग बार आपको एग्जाम जाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आपका शिफ्ट डिवाइडेड हो, लेकिन एक ही दिन में 2 पेपर हो सकते हैं, लेकिन क्लैश वो कभी नहीं करेगा। तो वो आप दिमाग से निकाल दो कि मैंने तो 4 सब्जेक्ट के भरे और फिर हमारा तो एग्जामिनेशन क्लैश हो गया, तो ये नहीं होने वाला है। एंड एक और छोटी सी बात, मैम ने कहा था कि 10th का क्या होता है, जो सीबीएसई पढ़े होते हैं ना, उनका सीबीएसई का मार्कशीट और डिग्री अलग अलग होता है। 12th का भी ऐसा ही है, सीबीएसई में मार्कशीट अलग मिलता है एंड पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, जिसको मैम ने डिग्री बोला, तो कोई जन डिग्री बोलता है, पासिंग सर्टिफिकेट बोलता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे कि मैं कर्नाटक स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं बाद में केरला स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, टेंशन नहीं लेना है, तो मार्कशीट ही आपकी डिग्री, सिर्फ मार्कशीट होती है, उसी के ऊपर आता है आपका सारा का सारा। तो दिस डिपेंड्स। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड है जो पासिंग सर्टिफिकेट अलग देते हैं, मार्कशीट अलग देते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड अलग अलग देता है सीबीएसई की तरह। कर्नाटक, केरला ये नहीं दे रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोड्यूस करने हैं। जो आगे वाला बंदा है जो आपको एडमिशन दे रहा है उसको पता होता है, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है ही नहीं तो आपको जनरेट करने के लिए थोड़ी ना बोलेगा, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन पूरी आप एक लिस्ट बना के रखिए, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। लिस्ट बनाइए, उसको आप 10 बार चेक करिए जाने से पहले एडमिशन को,
और फिर जब एडमिशन को जाएंगे तब आपको ये तसल्ली रहेगी कि भाई मेरे पास सब कुछ है। हाँ, राइट, कि कम से कम मैं इस कैटेगरी में तो मैं पीछे नहीं रह गया कि ठीक है बाकी सारी चीजें, क्योंकि मैं इस बार ही देखी हूँ, मेरे 2 स्टूडेंट्स रहे सर 2025 के, और वो सब कुछ अच्छी स्कोर है, लाइक 200 से ऊपर स्कोर है, लेकिन डॉक्यूमेंट के वजह से उनकी एडमिशन रद्द हो गई DU की। तो अब वो वेट कर रहे बाकी यूनिवर्सिटीज का, तो ये गलती कभी नहीं करना है। चलिए सर, यहाँ तक तो हो गया कि हमें एग्जामिनेशन का पैटर्न भी पता चल गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर फॉर्म भरते समय नहीं तो एडमिशन के समय, ये हमें पता चल गया। सर एग्जामिनेशन के बाद का क्या प्रोसेस होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन दे देते उसके बाद आज चलो रिलैक्स, मेरे दिमाग से तो मेरा बोझ उतर गया, अब मुझे जन्नत जाना है। हाँ। मुझे अब जितनी भी साल भर की मेहनत थी या जितनी भी मेहनत बच्चों ने की, अब वो हो गया, जैसा भी गया हो गया, अब उसके बाद का सर क्या? ये जो बात है बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम देने के बाद रिलैक्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट आने के बाद रिलैक्स होते हैं। मैं जो है एग्जाम देने के बाद रिलैक्स करने वाला बंदा था, रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचता नहीं था, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु ट्राइज टिल द लास्ट मिनट, बट वंस इट्स डन इट्स डस्टेड, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, उस तरह का ये बच्चा था मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद जब फाइनल एग्जाम आपकी होती है, जो फाइनल डे होता है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम तो पहले दिन खत्म हो गया होगा, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो टाइम टेबल मिला है उसमें लास्ट डे कौन सा है। वो लास्ट डे माना जाएगा कि CUET PG का लास्ट डे था। उसके बाद लगभग 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका ये आता है आंसर की आता है, प्रोविजनल आंसर की आता है सबसे पहले, और आपको फिर प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का एक मौका दिया जाता है, जिसके लिए 2 दिन मिलते हैं आपको। तो आपके जो 75 क्वेश्चंस होते हैं उनके टेंटेटिव आंसर्स वो देते हैं, और एक नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको चैलेंज करें। बात ये आपको ये करनी है, नोट करनी है, ये जो नॉमिनल फीस आप पे करते हो, भले ही आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, आपको ये रिफंड नहीं होगा। और दूसरी चीज ये भी है, आपने चैलेंज किया, क्या वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, आपको बताया नहीं जाएगा। ठीक है, तो फीस ले ली जाएगी और आपको बताया भी नहीं जाएगा। फाइनल क्या होगा इसके बाद आएगी डायरेक्टली फाइनल आंसर की। वहां पे आपको इनडायरेक्टली पता चलेगा कि जो मैंने चैलेंज किया था क्या वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन थे, आपने 5 क्वेश्चंस को चैलेंज किया, तो CUET PG ने कहा कि यार 3 क्वेश्चंस तो हम अपना ही आंसर रख रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने आपके बताए हुए आंसर्स में तब्दील कर दिए, बदल दिए, चेंज कर दिए। तो आपको ये पता चला कि यार 3 जगह पे मेरा जो चैलेंज था वो फेल हो गया, 2 जगह पे मेरा चैलेंज जो है वो सक्सेसफुल रहा है। पैसे आपको किसी के भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, पैसे का तो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये जो चैलेंजिंग वगैरह होता है, इसके बाद ये आती है आपकी फाइनल आंसर की आती है। 2025 में ये हुआ कि जो फाइनल आंसर की आई थी उसी दिन फाइनल रिजल्ट भी आ गया। यूजुअली 2 से 3 दिन का गैप होता है। हाँ, 2 से 3 दिन का गैप भी हो सकता है, या फिर पता नहीं CUET PG के मन में क्या आ जाए, NTA के मन में क्या आ जाए, अचानक से जिस दिन फाइनल आंसर की आ जाती है उसी दिन रिजल्ट भी आ जाता है कई बार। तो सर ये जो आप बता रहे थे कि लगभग 1 महीने का जो प्रोसेस होता है, आप प्रोविजनल आंसर की आने का, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की, फिर रिजल्ट आने का, तो उस बीच में और भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बच्चों को करना पड़ता है, या फिर वो फिर अभी के लिए रिलैक्स कर सकते हैं? हाँ, अभी के लिए तो रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसे बीच में तो कुछ नहीं है। एग्जाम दे दिया, प्रोविजनल आंसर की चैलेंज कर दिया, फाइनल आंसर की, फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के बाद आपकी एक्चुअल में प्रोसेस चालू होती है, जहां पे आपका NTA के साथ का नाता खत्म हो जाता है। फिर आपका नाता शुरू होता है आपके विशिंग यूनिवर्सिटी, यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। जैसे अब रिजल्ट का, अभी फिलहाल सर रिजल्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ठीक है आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो तो वहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन चालू होगा। सर एग्जामिनेशन का क्या, एक आप मुझे अभी स्कोर पे तो मैं डिस्कशन हमारा होगा ही होगा, आप मुझे एक ऐसा बता सकते हैं कि एक सेफ स्कोर क्या होता है जहाँ पे बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी मिले? जैसे अच्छी का मतलब हमें पता है कि हमारे जो टॉप 5 की यूनिवर्सिटीज जैसे DU हो गए, BHU हो गए, JNU हो गए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए NIRF रैंकिंग की जो वेबसाइट है, मैं सारे बच्चों को कंटिन्यूसली यही कहता रहता हूँ कि विजिट करते रहो ताकि आपको पता चले। अभी 2025 चल रहा है, तो लेटेस्ट रैंकिंग 2024 की है, जिसके अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है NIRF, उसके अनुसार JNU रैंक 2 है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली।
आपकी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है रैंक 5 है, और DU यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये रैंक 6 है। इसके अलावा HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंक 17 है NRF में। तो ये टॉप 20 में से कुछ ऐसी उम्दा यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई जो CUET PG के थ्रू आपको एडमिशंस दे रही है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, चूंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर दोज सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री के लिए अगर आपको JNU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको 220 से लेके 240 के बीच का स्कोर चाहिए, और मैं 220 बहुत ही कंजर्वेटिव रह के बोल रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो 240 के आसपास का स्कोर चाहिए आपको, क्योंकि सर JNU में तो सीट्स बहुत ज्यादा टाइट होती है, लाइक 35 से 40, हाँ 35 to 40 सीट्स होती है। तो सर अगर इसको ठीक है जनरलाइज अगर किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट वाइज सबकी कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाती है, लेकिन जनरलाइज इसको किया जाए तो सर रैंक अगर आपका एयर 1 से लेके आपका एयर 50 तक का है तो फिर आपका जो है वो होना है। एंड कैटेगरी पे भी डिपेंड कर जाता है, कैटेगरी पे भी डिपेंड कर जाता है। तो अगर आपका इतने के बीच में अगर रैंक आ रहा है तब आपको JNU मिलने वाला है। DU के साथ भी सेम है कि DU में अगर आपको 200 से ऊपर है तो आपका सेफ स्कोर माना जाता है सारे लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए माना DU जाता है। और BHU के बारे में मैं एक बात बता देना चाहूंगा, स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बाद में मेरिट काफी लुढ़क जाता है, और DU में आजकल तो मॉपअप राउंड भी होने लगे हैं, जहाँ पे वेकेंट सीट्स जो हैं वो जो हाजिर है उसको वजीर बनाया जाता है, जो हाजिर वो वजीर जो है, वॉक इन कर लो, एडमिशन लेके जाओ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ले लो एडमिशन। बात इतनी सी है कि आपके कैटेगरी में सीट वेकेंट होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर, तो फिर ये तो चलिए ठीक है। अब क्या फिर रिजल्ट हो गया, अब हमें करना है कि मेरा स्कोर भी ठीक है, अच्छा है, जो भी है खराब है, एवरेज है, जो भी स्कोर व्हाटएवर स्कोर यू हैव, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है कि आपने ध्यान से वो सारी यूनिवर्सिटीज राइट आपको हमेशा उसकी वेबसाइट्स विजिट करते रहेंगे। करेक्ट। अगर आपने DU में एडमिशन लेना है लेट्स से, या फिर आपने CUH में दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में आपने एडमिशन लेना है, या फिर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपके विश का है, अगर वहाँ आपको एडमिशन लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये सारी यूनिवर्सिटीज कब अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में अब NTA से, जैसा सर ने बोला कि आपका नाता खत्म हो गया, अब यूनिवर्सिटी से आपका नाता शुरू होगा। तो यूनिवर्सिटी से आपका नाता शुरू होने का पहला जरिया यही होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा कब वो अपनी रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू होता है आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरते हो और वहां से आपका पूरा प्रोसेस एडमिशन का शुरू होता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू होता है, रजिस्ट्रेशन की फिर विंडो बंद कर दी जाती है करीबन, सर ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी 15 दिन का भी देती है। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, आपको आंखें खुली रखनी है, जब आपका फाइनल रिजल्ट NTA के द्वारा रिलीज किया जाता है उसके लगभग 15 से 20 दिन में जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं सारे के सारे अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो रिजल्ट आने के बाद चौकन्ना रहना है, रोज न्यूज देखते रहना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है खुल चुका है, क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म के वैलिडिटी में दोनों में बहुत अंतर है। कहाँ आपकी CUET PG की फॉर्म जो है वो 1 महीने तक चली थी, बट यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 हफ्ते तक हफ्ते में ही बंद कर देते हैं। हाँ। तो ये आपको चौकन्ना यहाँ पे रहना। हालांकि हम सारे तो आपको देते ही रहते हैं डिटेलिंग्स की कौन सी यूनिवर्सिटी की कब क्या हो रही है। तो यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन वो बंद होता है, उसके बाद उसकी करेक्शन विंडो अगेन 1 दिन के बाद वो शुरू हो जाती है। लगभग वो रजिस्ट्रेशन बंद होता है तो 1 दिन का आपको टाइम देते हैं कि आप अपने पैसा वैसा जो भी है, जो भी मनी है, हाल फिलहाल में DU ने भी दिया था। एक्चुअली DU ने 2 बार दिया था। तो मिड एंट्री में भी उन्होंने दिया था। जब आप फॉर्म भरते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको CSAS बोलते हैं वो, ठीक है, सेंट्रल सीट एलोकेशन सिस्टम। ये DU का PG के लिए CSAS करके एक प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म में अगर कोई गलती है तो उसको सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मिड एंट्री भी आती है, जहां पे जो बच्चों ने DU में फॉर्म भरा ही नहीं था रजिस्ट्रेशन का, उनको फिर से एक बार आखिरी मौका कि भाई आपने CUET PG तो दे दी, लेकिन DU का फॉर्म नहीं भरा था, कोई कारणवश नहीं भरा था, तो आपको मौका मिलता है कि आप वापस से करें। और उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चों को फिर से एक बार चेंजेस करने का मौका मिलता है। तो ये फिर हो गया कि आप रजिस्टर किए, आपने करेक्शन विंडो, अगर इन केस आपका कुछ गलत हो गया वो, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कब अपनी लिस्ट को जारी करते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली वो लिस्ट ही निकाल देते कि कौन कौन से बच्चे जो है वो ये करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो बोलते कि नहीं भाई अब हमारे पोर्टल
पोर्टल पे जाओ, लॉग इन करो, फिर आपको मैं पर्सनली बताऊंगा कि आप जो है आपको ये एलिजिबल यूनिवर्सिटी मिले, हाँ आप एलिजिबल हो हमारे यूनिवर्सिटी में कि नहीं। जैसे DU की अगर बात कर ली जाए तो पहला जो 2 राउंड था सर हमारा, तो उसमें तो उन्होंने PDF भी जनरेट किया था कि अच्छा ये रहा हमारा कट ऑफ, ये सारे बच्चे हैं वगैरह वगैरह, इस कॉलेज की ये कट ऑफ है, इस कॉलेज की ये कट ऑफ है इस कैटेगरी में। लेकिन सर थर्ड राउंड की बात कर ली जाए तो थर्ड राउंड में उन्होंने निकाला नहीं था, उन्होंने सीधे बोला बच्चों को कि आप अपने जाइए, अगर आपने किया है, रजिस्टर किया है तो आप जाइए, लॉग इन कीजिए और उसके बाद मैं आपको पर्सनली डिटेल्स भेजूंगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के मामले में और काउंसलिंग प्रोसेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएँ, लेकिन हम आपसे ये प्रॉमिस ज़रूर यहाँ पे करते हैं कि जब कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी अब 2026 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करेगी तो उसका जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो और किस तरह से वो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाने का काम है हम करेंगे। तो आप बिल्कुल उसका टेंशन मत लीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, वो सर्किट बोलता है ना भाई, आप बाकी टेंशन मत लो, आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो सिर्फ। तो यहाँ पे ये होता है। फिर फर्स्ट लिस्ट सर आ जाती है, तो फर्स्ट लिस्ट में जिस भी बच्चों को अपने सीट को लेना रहता है, सीट को अपने लॉक करना रहता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एडमिशन फी का आपको 2 से 3 दिन का समय दे दिया जाता है कि एडमिशन फी आप दो और आप अपने सीट को लॉक करो। क्योंकि वो सारे यूनिवर्सिटीज भी क्या करते हैं कि उन्हें भी चाहिए ना कि भाई आप एडमिशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या फिर खुशी खुशी ऐसी हंसी खेल में आपने रजिस्टर कर लिया तो सीट आपका लॉक हो जाता है। सीट जब आप लॉक कर ले तो इन द सेंस कि आप पैसा जो दे रहे हो वो एडमिशन का पैसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सीट लॉक करने का 100-200 रुपया दे रहे हो, वो पूरा का पूरा एडमिशन फी आपका जाता है सीट को लॉक करने के लिए। बाद में कैंसिल करवाने के लिए भी बहुत ये झंझट होता है, झंझट बहुत है। कुछ यूनिवर्सिटीज तो सर रिफंड भी नहीं देते। हाँ, तो देखो लेना है कि नहीं लेना है, 100% जब हो तभी। ये काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, कई बार आप दूसरी जगह की राह देखते बैठते हो, फिर यहाँ की सीट निकल जाती है, फिर वहाँ पे नहीं मिलती, फिर किसी तीसरी ही यूनिवर्सिटी में जाना पड़ जाता है। काउंसलिंग प्रोसेस में कौन किस तरह से चौकन्ना रह के काम करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका करियर किस तरह से चलेगा आगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैम हमने ज्यादातर चीजें डिस्कस बता दिया। इसको एक वे में समराइज कर ली जाए तो अगर अब मगजमारी अब शुरू होती है, यहाँ तक तो रिजल्ट तक का आपका हो गया, मगजमारी अब शुरू होती है कि आप रजिस्टर करते हो, करेक्शन विंडो होता है, फिर फर्स्ट लिस्ट, फिर आप एडमिशन लेते हो, फिर सेकंड लिस्ट आप एडमिशन लेते हो, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड लिस्ट में भी होने के बाद अगर कुछ सीटें बच जाती तो जैसा सर ने बोला था कि आपका मिड एंट्री होता है, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अभी भी आप उम्मीद में हो कि हमारा ये हो जाए, इस यूनिवर्सिटी में हो जाए, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में मिड एंट्री है नहीं होती है, तो वो भी है। इसीलिए कह रहे थे कि भाई हर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस बहुत अलग है। यहाँ एक पॉडकास्ट में बैठ के तो करना नामुमकिन सा है वो। लेकिन मैम एक समरी हम लोग फिर से एक बार बच्चों के लिए एज अ दिस थिंग कर लेते हैं। समरी क्या है? CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, लगभग 180 से लेके 200 यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट एंड अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, राइट, ये आती है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। दिसंबर में फॉर्म लगभग खुल जाते हैं, जनवरी के दिसंबर एंड में खुलते हैं, जनवरी एंड तक आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के भीतर आपकी करेक्शन विंडो खुलती है। करेक्शन विंडो क्लोज हो जाने के बाद आपका लगभग 1 महीने के भीतर सिटी इंटीमेशन स्लिप जनरेट होता है। आपको वहां पे सिर्फ इतना पता चलता है कि आपको सिटी कौन सी एलोकेट हुई एग्जामिनेशन देना है। इसके बाद लॉट्स में आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम बहुत लंबे समय तक चलती है, लगभग 1 महीने का ये पूरा एग्जामिनेशन 20 से 30 दिन का एग्जाम है, और वो भी शिफ्ट्स में। 150 सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेना जोक नहीं है, तो इसकी वजह से लंबी खिंचती है एग्जाम। आपके एग्जाम के पहले लगभग 6 से 7 दिन आपको हॉल टिकट मिलता है, वो आपको प्रिंट आउट करके लेके जाना होता है। आपकी जो एग्जाम होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, और अगर हम ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स की बात करें या आपके लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स की, 75 MCQs होते हैं, आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 आवर्स। आपको 75 MCQs करने हैं, और 4 मार्क्स ईच फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग है। आपकी जो एग्जाम खत्म होती है वो एक्चुअली में CUET PG आपके लिए खत्म होती है, लेकिन CUET PG का जो फाइनल डे होता है वो आपको फाइनल डे पकड़ना होता है जब आपकी CUET PG की एग्जाम खत्म होती है।
वहाँ से आगे आपको लगभग 1 महीना वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे सबसे पहली प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगी, जिसको आप चैलेंज करोगे। चैलेंज के लिए नॉमिनल फीस ली जाएगी। चैलेंज की ये जो फीस है वो जो आप भरते हो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगी। और ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये भी आपको फाइनल आंसर की में आपको पता शायद आप मतलब आप उतने चौकन्ने रहेंगे तो पता चलेगा, वरना वो नहीं बताते कि हाँ भाई आपका चैलेंज सिलेक्ट हो गया था, आप करेक्ट थे वगैरह। ठीक है, उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद मैम रिजल्ट। तो यस मैम, आगे का आप प्लीज थोड़ा सा। रिजल्ट जब आ जाता है तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो सारे अपने रजिस्ट्रेशन के पोर्टल खोल देते हैं। रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जैसे ही खुलता है तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज को कि वो कितने दिन तक अपने रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को खोले रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज है जो 5 दिन का ही बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैं 15 दिन तक अपने रजिस्ट्रेशन का, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म आप भरते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो जाता है। अगेन वो आपको 1 दिन या 2 दिन का समय देते हैं, अगर कुछ गलत आप कर देते हैं तो करेक्शन विंडो के थ्रू आप उस चीज को सुधार सकते हैं। फिर जब करेक्शन विंडो भी आपका बंद हो जाता है तो कुछ समय के बाद, लगभग वो हफ्ता या 10 दिन के बाद, वो आपका पहला लिस्ट जनरेट करते हैं जिसमें बताते हैं कि हाँ ये हमारा कट ऑफ है, इस कट ऑफ के अंदर, यानी वो मिनिमम कट ऑफ बताते हैं। लेट्स से दैट कि 220 कट ऑफ है, यानी उसके ऊपर के जितने भी मार्क्स वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। फिर एडमिशन की प्रोसेस शुरू होती है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप सीधे जाते हैं, काउंसलिंग के फॉर्म्स भरते हैं, यानी जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं जो कि ऑफलाइन करते हैं काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल इफ्लू वगैरह हो गए, वो आपको बुलाते हैं यूनिवर्सिटी में कि आप आइए हमारे यहाँ, हम ऑफलाइन काउंसलिंग लेंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज है जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग लेते हैं, जैसे डीयू ने हाल ही में ऑनलाइन काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने वेरीफाई किया, सीट आप अपनी लॉक कर लेते हो। कैसे आप अपनी सीट उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लॉक करते हो? बाय गिविंग दी एडमिशन फी। ऐसा नहीं होता कि आप 100-200 रुपया देकर आप सीट लॉक करते हो, नहीं, आप एडमिशन की फी देते हो, उसके बाद आपका सीट जो है वो लॉक हो जाता है। याद रखें कि कुछ यूनिवर्सिटीज इस एडमिशन फी को रिफंड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इस एडमिशन फी को रिफंड नहीं करते। अगर सीट आपने लॉक करना है, अपग्रेड करना है, वो आपका इच्छा है, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो। फिर उसके बाद क्या होता है, आप एडमिशन ले लेते हो, फिर आपको बुलाया जाता है यूनिवर्सिटी में कि आइए आपने एडमिशन ले लिया है, अब हम हमारे यहाँ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये लगभग जुलाई या फिर जुलाई मिड से, यानी अभी जो महीना चल रहा है इसी महीने के भीतर या फिर अगस्त में। हाँ, और ये फिर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर सीटें खाली है तो वो सेकंड लिस्ट जनरेट करती है, सेकंड लिस्ट का भी सेम प्रोसीजर आपका जाता है। अगर फिर भी सीटें खाली रहती तो थर्ड फिर भी खाली रहती तो वो डायरेक्टली आपको वॉक इन के लिए बुलाते हैं, नहीं तो मिड एंट्री चालू होता है यहाँ पे, कि अगर मान के चले कि कोई बच्चे जो है वो नहीं रजिस्टर कर पाए। बट रिमेंबर, ये सारी यूनिवर्सिटीज का किस्सा नहीं होता है, हर यूनिवर्सिटीज अपने अपने अलग क्राइटेरिया के साथ चलते हैं। फिर एडमिशन आपका हो गया तो आप जाइए अपने मास्टर्स कीजिए, जहां से भी आप मास्टर्स करना चाहते हैं। जी, तो मैम इसी बात के ऊपर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मास्टर्स क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर भी आपके साथ एक पॉडकास्ट करने की इच्छा मुझे है, ताकि मतलब बच्चों को ये पता चले कि भाई बैचलर के बाद मास्टर्स सच में करना क्या जरूरी है, या फिर ये सिर्फ मतलब स्टाइल मानने के लिए कि हाँ भाई हम लोग भी पीजी करके बैठे हैं, एमए का डिग्री हमें मिल गया, क्या इसके आगे कुछ है कि नहीं है वो बच्चों को पता ही नहीं रहता, अंधकार ही है या फिर सच में कोई उजाला भी मिलेगा उनको। जी तो सर, अब इस पॉडकास्ट के क्योंकि एंड पे हम आ गए हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ ऐसा सजेशन है जो आप बच्चों को देना चाहते हैं रिलेटेड टू चाहे कुछ भी, कि कौन सी यूनिवर्सिटी उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन व्हाटएवर मार्क्स दे हैव। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑब्वियसली मैंने जो यूनिवर्सिटीज के अभी अभी नाम लिए थे थोड़ी देर पहले, सबसे पहले तो आपका जेएनयू टारगेट होना चाहिए, 240 का आपका स्कोर का टारगेट होना चाहिए। जेएनयू शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, फॉलोड बाय बीएचयू, डीयू एंड हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एक जनरल मैं बात कहना चाहूंगा सारे बच्चों से, टेक ऑनर्स, बी दैट पर्सन हु टेक्स द ओनरशिप of this entire process. You are about to complete your bachelor's. किसी के कहने की आप राह मत देखिएगा। Take ownership, take honors onto yourself and start doing things. क्योंकि आप अब एडल्ट हो, अब आप बच्चे नहीं हो, टीनेज में नहीं हो, आप ग्रेजुएशन बच्चे कंप्लीट कर लेते हो तो 20-21 के आराम से हो ही जाते हैं। तो फिर आप एडल्ट हो तो आपको अपनी ओनरशिप लेना पड़ेगा। और एक मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि जो भी बच्चे मार्क्स आते हैं आप उस हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों का होता है कि मेरा तो टारगेट जेएनयू का था लेकिन मुझे 150 मार्क्स ही आया,
तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको पता है कि आपका 150 या फिर 110 120 पे नहीं लेने वाले, उधर भी आप रजिस्टर कर लेते हो, तो आप अपना एनर्जी उधर दे देते हो और आपका माइंड जो है वो 10 जगह डाइवर्ट होता है, जिसकी वजह से आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिलनी थी वो भी छूट जाती है जी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मार्क्स के हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग प्रोसेस में जंप करना, देख लेना कि क्या कट ऑफ रहा है पिछले साल का, उस हिसाब से आप वर्क करना। हाँ, 10-20 का ऊपर नीचे होता है कट ऑफ हर साल कि आपका 10 मार्क्स जो है वो ऊपर हो गया इस बार या फिर 10 मार्क्स नीचे हो गया, लेकिन रिमेंबर कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप भरोगे तो आपको ज़्यादा उतना मेंटल प्रेशर झेलना नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब 240 का कट ऑफ लगता है, आपको पता है, और 150 मार्क्स के ऊपर आप अपने एफर्ट्स वहाँ पे वेस्ट क्यों करोगे? आपको पता है नहीं होने वाला, छोड़ दो, दूसरा देख लो। और ऐसा नहीं है कि आपका 150 में भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलने वाला नहीं है या फिर 110 में नहीं मिलने वाला है। आई नो वन स्टूडेंट सर हु स्कोर्ड 95 एंड शी गॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अरे मिल जाता है। सो मिलते बहुत सारे। आप सोच रहे हो कि 180 से लेके 200 आपके यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाता है, बट ऐसा नहीं कि टारगेट आप 185 लेके चलना। हाँ, वो हमारा मतलब ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि आपको, बिकॉज इट इज सेड लो एम इज क्राइम, तो लो एम लेके मत चलिएगा, 240 का तो आपका एम होना चाहिए। और ये एग्जाम है ना सर, ये आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन भी कट ऑफ कर देता है, क्योंकि स्टेट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि आपके स्टेट्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल झारखंड में आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड आ जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आ जाते हैं सर। बिहार में आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आ गए या फिर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। तो आपको आसपास सेम स्टेट में, अब लगभग हर स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है तो उस स्टेट के आपके जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सीयूटी पीजी में, लेकिन आप इस एग्जामिनेशन का तैयारी करोगे, लगभग सबका सेम एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, सेम काइंड ऑफ सिलेबस लगभग सभी का होता है। तो ये एग्जामिनेशन आपका फुल ओवरऑल स्टेट सिर्फ वही नहीं जो कि आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओवरऑल आपके सारे के सारे चीज वो कवर कर देते हैं। लाइक इट्स अ मास्टर काइंड ऑफ अ थिंग। यस जी सर। तो इसी के साथ ये जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था ये हम यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। अगले पॉडकास्ट में हम लोग पीजी करना क्यों ज़रूरी है और सीयूईटी पीजी किस तरह से आपके पीजी का एक स्टेपिंग स्टोन मानी जाएगी, इसके ऊपर मैम के साथ चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो आज ये पॉडकास्ट आज के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। होप कि आपको हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया है, एग्जामिनेशन से लेके सिलेबस, पैटर्न, एडमिशन काउंसलिंग, फॉर्म वगैरह, सब कुछ आपको फ्रूटफुल लगा होगा। और अगला पॉडकास्ट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पॉडकास्ट से रिलेट करेंगी। ठीक है, तो वो किस तरह से हम लोग आगे लेके जाते हैं ये देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जरूर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट सीयूटी पीजी वाला। थैंक यू।